लोगों ने आज नया टॉपिक पढ़ना है। नया टॉपिक है क्या? नया टॉपिक है हम लोगों का टॉपिक एक तो ब्रॉड चल रहा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमें पढ़ना है आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन में पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा पार्ट पढ़ लिया, तीसरा पार्ट हमें पढ़ना है परागकोश का परिवर्धन, कि परागकोश का परिवर्धन या डेवलपमेंट कैसे होता है और कैसे जो हमारा परागकोश था वो इस तरह से बनता है, जैसे आपको हमने डायग्राम में बताया था, इस तरह से कैसे बनता है। तो अगर जो हम लोग प्रारंभिक अवस्था की बात करें, मीन्स जब इसका विकास होता है परागकोश का, तो कैसे होता है, तो प्रारंभ में जब कोई परागकोश बनना प्रारंभ होता है तो एक गोला या अंडाकार, ठीक है, गोला होगा या अंडाकार एक संरचना होती है, ठीक है। इस प्रकार से प्रारंभ में परागकोश नहीं पाया जाता है। प्रारंभ में परागकोश जो है गोलाकार अंडाकार संरचना के रूप में पाया जाता है, जो कोशिकाओं का बना हुआ एक पिंड या समूह होता है। वो कोशिकाएं जो होती हैं विभजोतक कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं के चारों तरफ एक अधिचर्म की परत होती है। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, तरुण परागकोश के अनुप्रस्थ काट का डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में आप साफ देख सकते हैं कि प्रारंभ में जो परागकोश था वो अंडाकार या गोलाकार, और ये देखिए सारी जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम लोग विभजोतक कोशिकाएं बोलते हैं। विभजोतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसके चारों तरफ, ये देखिए चारों तरफ घेरे हुए अधिचर्म की परत पाई जाती है। चारों तरफ ये जो परत पाई जाती है, इस परत को हम लोग बोलते हैं अधिचर्म। तो पहला पॉइंट यही होता है कि जब परागकोश का परिवर्धन होता है तो प्रारंभ में गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में होता है और उसके चारों तरफ अधिचर्म की एक परत पाई जाती है। लेकिन आगे क्या होता है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो विभजोतक कोशिकाएं शब्द आ गया कि विभजोतक कोशिकाएं क्या है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन बता देते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं विभजोतक कोशिकाएं। अब देखिए आगे क्या होता है कि जो भी ये परागकोश होता है उसके आगे के स्टेप में क्या होता है कि परागकोश ये जो था पिंड रूपी, इस पिंड रूपी परागकोश के अंदर सबसे पहले संवहन ऊतक का निर्माण होता है। ये देखिए बीच में जो है संवहन ऊतक का निर्माण होगा, बाद में यहीं पर जो है योजी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो परागकोश के परिवर्धन में सर्वप्रथम अगर तो किसी चीज का निर्माण होता है तो वो संवहन ऊतक का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जाता है कि परागकोश के परिवर्धन में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, तो सर्वप्रथम जो है संवहन ऊतक का निर्माण होता है। उसके पश्चात होता क्या है, ये जो इसका गोलाकार या अंडाकार रूप होता है, गोलाकार या अंडाकार रूप होता है, वो परिवर्तित होने लगता है और इस तरह से चतुष्फल के रूप में चार कोने बना लेता है, ठीक है। चतुष्फल के रूप में चार कोने बना लेता है और उन कोनों को बनाने के बाद में क्या होता है, यहाँ की जो विभजोतक कोशिकाएं थी उनमें से कुछ कोशिकाएं जो है वो बड़ी हो जाती है, वृद्धि कर लेती हैं। वृद्धि जब करती है तो देखिए उनमें जो उनका केंद्रक होता है विकसित केंद्रक हो जाता है और उसमें जो है घना सघन द्रव्य पाया जाता है। तो अधिचर्म के नीचे हाइपोडर्मल क्षेत्र में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, अधिचर्म के नीचे हाइपोडर्मल मीन्स ये हमारी अधिचर्म हो गई। इस अधिचर्म का जो ये क्षेत्र होता है इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मल क्षेत्र। तो अधिचर्म के नीचे हाइपोडर्मल क्षेत्र की विभजोतक कोशिकाएं, यही वाली जो कोशिकाएं थी विभजोतक कोशिकाएं अपने को परिवर्धित कर लेती हैं, मीन्स अपने को बड़ा करती हैं। जब बड़ा करती हैं तो उन कोशिकाओं का जो समूह होता है वो बाकी कोशिकाओं से अलग दिखने लगता है और स्पष्ट हो जाता है। उनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है और सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं प्रपशु कोशिकाएं। इंग्लिश में हम लोग इनको बोलते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल। प्रपशु कोशिकाएं या आर्कियोस्पोरियल सेल बोलते हैं। ये जो प्रपशु कोशिकाएं या आर्कियोस्पोरियल सेल हैं, इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा पूरे परागकोश का परिवर्धन होता है। जब इन कोशिकाओं के द्वारा पूरे परागकोश का परिवर्धन होता है, इसीलिए हम लोग परागकोश के परिवर्धन को
सबीजाणुधानी प्रकार का परिवर्धन या यू स्पोरेंजिएट टाइप का परिवर्धन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परागकोश के परिवर्धन को किस प्रकार का परिवर्धन कहा जाता है? तो परागकोश के परिवर्धन को सबीजाणुधानी प्रकार या यू स्पोरेंजिएट टाइप का परिवर्धन या डेवलपमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि परागकोश का परिवर्धन एक से अधिक प्रपशु कोशिकाओं से होता है, इसीलिए हम लोग इसे सबीजाणुधानी प्रकार का परिवर्धन कहते हैं। अब प्रपशु कोशिकाएं हमने डिफाइन कर दिया आपको कि अधिचर्म के नीचे हाइपोडर्मल क्षेत्र की जो विभजोतक कोशिकाएं होती हैं वो अपने को अधिक विकसित कर लेती हैं। इन विकसित कोशिकाओं को हम लोग प्रपशु कोशिकाएं बोलते हैं। उसके बाद में देखिए इस डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद आगे देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है। यहाँ की जो ये प्रपशु कोशिकाएं हैं, इन प्रपशु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। क्या होता है? परिणत विभाजन। अब परिणत विभाजन क्या है? देखिए कोई भी कोशिका होती है, उस कोशिका की सतह के बराबर, जैसे ये कोई कोशिका है और इस तरह से एक समानांतर कोशिका बन जाती है, तो इस तरह के विभाजन को हम लोग परिणत विभाजन कहते हैं। यानी कि ये जो कोशिकाएं होती हैं प्रपशु कोशिकाएं, इन प्रपशु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है और इस विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पहली नंबर 1 प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। इनको हम लोग प्राइमरी पैरेटल सेल या शॉर्टकट में पीपीसी बोलेंगे। ठीक है, पीपीसी बोलते हैं। दूसरी जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। हम लोग इंग्लिश में इनको बोलते हैं पीएससी, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। तो देखिए यहाँ पर जो प्रपशु कोशिकाएं थी, उन प्रपशु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। जो हमारा अधिचर्म है, उस अधिचर्म से जो लगी हुई कोशिकाएं होती हैं, मीन्स बाहर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं बनती हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। और जो केंद्रक की तरफ की कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। तो इस तरह से ये दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। अब आगे क्या होता है? जो हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं हैं, इन प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं में परिणत तथा अवनत, यानी कि परिणत विभाजन भी होता है और अवनत विभाजन भी होता है। परिणत तथा अवनत विभाजन के फलस्वरूप परागकोश की भित्तियों का निर्माण होता है तथा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं के द्वारा प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में देखिए जब दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाएंगी आपकी, ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई। पहली जो कोशिका थी वो थी आपकी पीपीसी और जो दूसरी कोशिका थी वो आपकी थी पीएससी। ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं बनने के बाद में क्या होगा? जो हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं थी, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं में परिणत और अवनत विभाजन होंगे। इस विभाजन के फलस्वरूप जो हमारा परागकोश था, इस परागकोश की भित्तियों का निर्माण होगा। परागकोश की भित्तियों का निर्माण होगा। अब भित्तियों का जब निर्माण होगा तो कौन कौन सी भित्ति बनेगी? देखिए जो हमारा तरुण परागकोश था, इस तरुण परागकोश में अधिचर्म तो पहले से ही थी, ठीक है। तो अधिचर्म को छोड़कर जितनी भी हमारी
लेयर्स या भित्ति बची है, उन भित्तियों का निर्माण जो है वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से होगा। अब जो हमारी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं थी, उन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में विभाजन होगा। विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होगा। प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा। भित्तियों के द्वारा हमारी परागकोश की अधिचर्म को छोड़कर भित्तियों का निर्माण होता है। कौन कौन से होते हैं? पहली तो होती है आपकी अधिचर्म, ठीक है। दूसरी जो होती है आपकी वो होती है अंतःत्वचा। तीसरी जो होती है आपकी वो होती हैं मध्य परतें, और चौथी जो होती है वो होती है पौषुतक। अब देखिए यहाँ पर जो भित्तियों का निर्माण हुआ था उसमें से अधिचर्म तो पहले से ही बनी थी, तो अंतःत्वचा, मध्य परतें और पौषुतक का निर्माण जो होता है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से हो जाता है। और जो हमारी पीएससी हैं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, इन बीजाणुजन कोशिकाओं के द्वारा हमारे प्राथमिक बीजाणुओं का निर्माण होता है और लास्ट में इन्हीं कोशिकाओं से बन जाता है परागकण। आप लोगों ने ये परागकोश का परिवर्धन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए।